प्यारे बच्चों, जो आपके लिए हमने प्रयास किया है कि नोट्स भी लिखे हैं, जो नोट्स हमारे लेक्चर के बाद आपको भेज दिए जाएंगे और इन नोट्स को आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अगर आपके पास नई कॉपी है तो उसी में लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप पुरानी ही कॉपी में लिखेंगे। घर से बाहर कॉपी खरीदने नहीं चाहेंगे। प्यारे बच्चों, हमने सुबह जैसा कि बताया था आप लोगों को कि यहाँ जैसे आप लोग देखें विद्युत आखिर है क्या। विद्युत के बारे में आप सभी लोग हमेशा सुनते हैं कि विद्युत है क्या। आखिर विद्युत को अगर डिफाइंड किया जाए तो बताया जाता है कि विद्युत एक ऐसा अज्ञात शक्ति है, एक ऐसी अज्ञात शक्ति है, एक ऐसा इनविजिबल पावर है जिसके कारण किसी भी वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। या तो वह वस्तु किसी वस्तु को आकर्षित करने लगती है या वह वस्तु किसी वस्तु को प्रतिकर्षित करने लगती है। तो यह जो आकर्षित, अच्छा दूसरी चीज एक और भी है, विद्युत और वैद्युत दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैद्युत अलग चीजें हैं, विद्युत अलग चीजें। वैद्युत क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों के वैद्युत गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत कहते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों के वैद्युत गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत कहते हैं। ठीक, इसके बाद ये बात आती है कि आखिर ये चीज़ें क्यों होती है, कैसे होती है। आपको छोटी छोटी बातें अगर हम लोग बचपन में करते रहे होंगे, याद होगा। तो देखिए, हर किसी ने किया है। एक बहुत एकदम जादू जैसा लगता था कि हम लोग कलम है या कोई चीज़ है तो सर में बाल से रगड़े, और रगड़ने का मतलब है घर्षण। हमने रगड़ा और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले गए और देखा कि वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित क्यों कर रहा है भाई? आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कोई तो राज होगा, कोई तो बात होगी। लेकिन पहले इसको जादू जैसा माना जाए, लेकिन बाद में प्रयोगों के आधार पर ये पता लगाया गया, एक मॉडल दिया गया। दरअसल एक मॉडल दिया गया, उस मॉडल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मॉडल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के अनुसार जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो भी चीजें हो, वह छोटे छोटे अणुओं एवं परमाणुओं से मिलकर के बनी होती हैं। इन अणुओं एवं परमाणुओं में एक भारी भाग होता है जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं। अब नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन विद्युत रूप से उदासीन होता है और जो प्रोटॉन होता है वह विद्युत रूप से पॉजिटिव चार्ज होता है। उस पर 1.67 × 10⁻⁻90 कूलम चार्ज होता है प्लस में। और जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन विद्युत रूप से जो है वो ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस में 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। देखिए, अब जो वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो चक्कर लगाने में क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत पास चक्कर लगाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक से थोड़ी दूरी पर चक्कर लगाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक पास होता है उस पर नाभिक का नियंत्रण अधिक होता है, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होता है उस पर नाभिक का नियंत्रण कम होता है। अच्छा, अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता है उसको संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होता है उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है।
तो जब कभी भी हम किसी चीज को, जैसे मान लीजिए आप बचपन में तो रगड़ने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा, अब ये दो बातें हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चला गया हो, या तो दूसरे पदार्थ में पहले पदार्थ में आ गया हो, यानी किसी न किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसके ऊपर धनावेश आ जाता है, और जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है। अर्थात इस आधार पर आवेशों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला धन आवेश है ना, धन आवेश का मतलब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की कमी, और दूसरा ऋण आवेश जिस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो इस तरह से आवेशों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक जो है आपका धन आवेश और एक जो है आपका ऋण आवेश। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक मॉडल में अगर मान लीजिए अभी हम नोट्स में लिखे हैं ये सारी बातें और आपको नोट्स भेजा जाएगा, जिसमें हमने बताया है कि आवेशों की, अगर मान लीजिए आवेशों की मात्रा जो है वो कैपिटल क्यू है, ऐसा मान रहे हैं कि किसी भी पदार्थ में आवेशों की मात्रा कैपिटल क्यू है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश e है, तब आवेशों की मात्रा q बराबर NE, जहां n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनुस्वान आप आगे तक इसको लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे Q इक्वल टू NE में n की जगह पे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो जब आप कॉपी नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो आप देखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, जो आवेशों की मात्रा है, वो Q बराबर क्या मिलेगा, 1E मिलेगा। देखिए Q इक्वल टू NE, n की जगह 1 रखिए जरा, तो कितना होगा, Q बराबर 1E, 2E, 3E, 4E, 5E ऐसे अंशवान। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है कि जो आवेशों की मात्रा होती है वह पूर्ण गुणज होती है, परफेक्ट मल्टीपल होती है। वो कभी भी भिन्न के रूप में उसको नहीं लिखा जा सकता, जैसे 3E/2, 3E/4 है ना, इस तरह से उसको राइट नहीं किया जा सकता। वो जब भी होगा 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, ये उसी तरह से है जैसे एक क्लास में एक बच्चे को निकाल रहे तो एक बच्चा जाएगा, आधा बच्चा नहीं जा सकता है ना। 2 बच्चे, 3 बच्चे जा सकते हैं या 3 बच्चे आ सकते हैं, लेकिन 1.5 बच्चे और आधा बच्चे तो नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर मैं आप देखेंगे नोट्स में Q इक्वल टू अगर हम 1 रख दें, मान लें Q बराबर 1, अमाउंट ऑफ चार्ज 1 रख दें, तो n की वैल्यू आप निकालेंगे तो आ जाएगा, आप देखेंगे 6.25 इंटू 10⁻18। उसमें सॉल्व किया गया है, पर इलेक्ट्रॉन चार्ज E की वैल्यू रखी गई है, जिससे आपका निकल के आया है ना, n बराबर 6.25 इंटू 10⁻18। अब देखिए इसका मतलब एक कूलाम में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वही बहुत बड़ा नंबर है। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा नंबर है, यानी एक कूलाम में बहुत सारे आपके चार्ज होते हैं। ये बात हो गई। इसके बाद जो है आपका जो आता है वो आता है, इसके बारे में और भी आगे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, जिसमें कूलाम के नियम का बहुत ही अधिक महत्व है। कूलाम ने एक नियम दिया, लॉ क्या है, लॉ, कूलाम्स लॉ। लॉ मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो बिल्कुल सत्य हो, जिसमें किसी तरह से कोई और बात नहीं कर जा सके, तो इसीलिए लॉ बनाए जाते हैं। लॉ जो होते हैं वह यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, एकदम सत्य होते हैं। इसके पहले आप लोग प्रीवियस क्लास में जिस तरह से आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा, पढ़ाए होंगे सभी लोग को हमने पढ़ाया है कि गुरुत्वाकर्षण का ग्रेविटेशनल लॉ क्या है। ग्रेविटेशनल लॉ भी दो बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जैसे वो मास, अगर दो बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है
तो फोर्स ज़्यादा होगा। दो बॉडी का मास बहुत कम है तो उनके बीच आपका फोर्स बहुत कम है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है, यानी केवल आकर्षण के बारे में बताता है। जबकि जो वैद्युत बल होता है, याद रखने वाली बातें हैं, जो वैद्युत बल होता है वह आपको आकर्षण बल और प्रतिकर्षण दोनों बलों के बारे में जानकारी देता है। इसीलिए हमको एक नया लॉ बनाने की जरूरत पड़ी, अदरवाइज हम ग्रेविटेशनल लॉ से काम चला लेते, लेकिन नहीं हो सकता था, क्योंकि जो वैद्युत बल था वह क्या था, वह आपका आकर्षण का भी था और प्रतिकर्षण का भी था, जिसके लिए आपको लॉ बनाना जरूरी था। और लॉ बनाया गया कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है, ध्यान से सुनेंगे। दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ध्यान दीजिएगा दोबारा, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर दोनों चार्ज का मल्टीपल किया जाए तो जो अगर जितना ज़्यादा होगा उनके बीच लगने वाला फोर्स उतना ही। जस्ट ऐसा एक ग्रेविटेशनल लॉ के जैसा ही थोड़ा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है। अगर दोनों आवेश, ध्यान से सुने, दोनों आवेश अगर समान है, दोनों चार्ज अगर समान है, लाइक चार्जेस है, तो उनके बीच में जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। जैसे दोनों, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज, अगर उसमें एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो इन दोनों के बीच में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो इस तरह एक बार और कूलॉम्स लॉ सुने। दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नोट्स में आपको प्रॉपर लिखा हुआ है। मान लीजिए कि Q1 और Q2 कोई दो चार्ज है, ऐसे मान लीजिए एक Q1 है और एक Q2 है, ये दोनों चार्ज है, इनको कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है। ध्यान दे, एक बहुत विशेष बात है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज होता है वह चार्ज एक जगह रुका होता है, तो हमको सबसे पहले एक चार्ज को एक जगह स्टेशनरी कर देना है, एक जगह रोक देना है। अब जो दूसरा वाला चार्ज है इसको हम लोग मूव कराएंगे। अच्छा, जो मूव करने वाला चार्ज है इसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है, धन परीक्षण आवेश। और धन परीक्षण आवेश की एक खासियत होती है कि ये जो रखा हुआ चार्ज है, जो मूव नहीं कर सकता है, इसकी तुलना में इसका परिमाण बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रयोग किया, उन्होंने कूलॉम ने प्रयोग किया कि अगर दोनों धन है तो दोनों को पास लाया तो दोनों को रिपल्सन हो गया। अगर दोनों एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो ऐसे लाए तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया। तो इस तरह से एक कूलॉम्स लॉ है। तो इन्होंने क्या, एफ नोट्स में लिखाया गया है, नोट्स हमने बना के आपको भी सेंड करना है। ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को मिला दीजिए। दोनों इक्वेशन को जब आप मिलाएंगे तो क्या होगा कि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको मिल जाएगा Q1 Q2/r²। अब देखिए, हमेशा से आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमेशा ही एक कांस्टेंट लिखेंगे, आपको जो मन करे। तो हमने मान लिया वो कांस्टेंट k है, तो F = K Q1 Q2/r²। अब देखिए उस जो k की वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये प्रयोगों के आधार पर k की वैल्यू निकाली गई कि 1/4πε0, वहां लिखा हुआ है
1/4πε0। ये उसके की वैल्यू होती है जो निर्वात के लिए होती है। निर्वात का मतलब क्या? अब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ कुछ भी ना हो, एयर ना हो, निर्वात हो, अब्सेंस हो, है ना, अब्सेंस ऑफ एयर। और इस तरह से आपको एक मिल गया कि F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये उसी तरह देखिए ग्रेविटेशन ला क्या था आपको याद होगा, F = Gm1 m2 अपॉन r²। अगर हम लोग G को रिप्लेस कर दें 1/4πε0 से, और m1 को रिप्लेस कर दें Q1 से, और m2 को रिप्लेस कर दें Q2 से, r तो डिस्टेंस है, तो आपको वही चीजें मिल जाएगी। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह केवल आकर्षण का होता है उसकी, और जो वैद्युत बल होता है वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत बल की पहचान होती है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये विद्युत बल है? तो हमेशा ही विद्युत बल की पहचान प्रतिकर्षण से होती है, कभी भी आकर्षण से पता करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है वह आकर्षण का बल जो है वह कौन सा बल हो, वह गुरुत्वाकर्षण हो सकता है। तो हमेशा ही याद रखेंगे कि विद्युत बल की पहचान जो है वह किससे होती है, वो आपका जो है प्रतिकर्षण से होती है। अब जो बात आती है, आप देखेंगे अपने नोट्स में ε0 का यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला, ये पहले ही आप लोग को मैंने क्लास 11th में डायमेंशन पढ़ाते वक्त आप लोग को सिखाया। तो ε0 का हमने वहाँ यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह सब निकाला है, जो अब नोट्स के द्वारा आपको भेजा जाएगा। ध्यान से पढ़ें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।